जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 6 सितंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के तीनों ही पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। देखो, फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पैरा ओलंपिक समाप्त हो चुका है और भारत की क्या शानदार परफॉर्मेंस रही है इस पैरा ओलंपिक में। 2012 में जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को सिर्फ एक पदक मिला था और इस बार टोटल भारत को 19 पदक मिला है। तो सोच सकते हो कि भारत ने कितना डेवलप किया है। तो इसको लेकर के सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं डिटेल से एनालिसिस कर दूंगा कि किसको क्या पदक मिला। साथ ही साथ इन शख्स को मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूँ। क्योंकि आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक आईएएस अधिकारी हैं, देश के इकलौते आईएएस अधिकारी, देश के पहले आईएएस अधिकारी जो ओलंपिक में मेडल जीते हैं। वो हैं सुहास एल यतिराज। सुहास एल यतिराज गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश में है उसके डीएम है, राइट। तो ये एक डीएम है जिन्होंने अवार्ड जीता और देश के पहले आईएएस अधिकारी हैं। कोरोना से जूझ रहे केरल में निपाह वायरस की दस्तक। तो निपाह वायरस के बारे में याद रख लेना, बस वनडे एग्जाम अगर हम पूछा जा सकता है कि निपाह वायरस ने भारत में कहाँ दस्तक दी है तो केरल में दी है। बाकी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। भारत जो है अभी वॉच कर रहा है सिचुएशन को। जब अफगानिस्तान में अस्थिर सरकार आ जाएगी तो उसके बाद भारत निर्णय लेगा। अभी अफगानिस्तान में कोई सरकार नहीं है तो इसलिए भारत अभी निर्णय नहीं ले रहा है। वेट एंड वॉच की सिचुएशन में भारत है फिलहाल। देखो, योग्यता और वरिष्ठता पे होती है जजों की नियुक्ति। जजों की नियुक्ति क्या होता है कि कॉलेजियम तय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो 5 वरिष्ठ जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसमें होते हैं और 4 अनवरिष्ठ जज होते हैं। तो ये पांचों जज की जो कॉलेजियम होती है वो कॉलेजियम तय करती है कि किस जज को, हाईकोर्ट के किस जज को प्रमोट करके आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया जाए, ये वो कॉलेजियम तय करती है। सवाल ये होता है कि क्या उस कॉलेजियम में जो है किसी तरह का मापदंड का प्रयोग किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है। तो ये हमारे पास स्पष्ट डाटा इसको लेकर के नहीं है। किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वो 5 जजों की जो पीठ होती है, जो कॉलेजियम होती है, किस तरह से किसी हाई कोर्ट के जज को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं। इसको लेकर के क्या मापदंड है, क्या योग्यता है, उसकी स्पष्ट जानकारी किसी को भी नहीं है। तो इसी को लेकर के आर्टिकल 32 के तहत एक याचिका दायर किया गया था सर्वोच्च न्यायालय में। उस याचिकाकर्ता पे जो है सर्वोच्च न्यायालय ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि हम जो नियुक्ति करते हैं वो योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर करते हैं, आपको इस तरह का सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए। हालांकि पर्सनल तौर पे मुझे लगता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय किस आधार पे हाईकोर्ट के किसी जज की नियुक्ति या किसी वकील की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आधार पर करते हैं, ये हमारे पास स्पष्ट डाटा नहीं है। किस आधार पर करते हैं, कोई पारदर्शिता वहाँ पे नहीं है। तो इसकी जानकारी लोगों को होना चाहिए, देश को जरूर इसकी जानकारी होना चाहिए। 70% लोगों ने माना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। टोटल विश्व स्तर पे भारत को पहला स्थान मिला है या प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहला स्थान मिला है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो एक बार इसको देख सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा में डेनमार्क के अनुभवों से भारत को होगा लाभ। डेनमार्क इकलौता देश है जिसके साथ भारत ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था। तो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं अभी आपको डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन में डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सेन से मुलाकात कर रही है। ये मेटे फ्रेडरिक्सेन हैं। तो बेसिकली जब भी हमारे देश के विदेश मंत्री किसी देश के दौरे पे हो या प्राइम मिनिस्टर दौरे पे हो या राष्ट्रपति दौरे पे हो, उस देश का लोकेशन आपको ज़रूर देखना चाहिए। जाओ आप गूगल मैप पे और गूगल मैप पे डेनमार्क का लोकेशन सर्च करके ज़रूर उसका लोकेशन देख लें। तो ये हमारे देश के विदेश मंत्री जिस समझौते की जिक्र करते हैं, ये समझौता 2020 में हुआ था। भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी हुआ था। इसे कहा गया है इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी कई जगह जो हम हरित टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं वो टेक्निक हम डेनमार्क से लेंगे।
जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, सस्टेनेबल सिटी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कृषि सेक्टर में प्रयोग कर सकते हैं, परिवहन सेक्टर में प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सेक्टर में प्रयोग कर सकते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी हमें शेयर कौन करेगा? तो डेनमार्क करेगा। इसके लिए हमारे बीच समझौता हुआ था 2020 में। देखो, अब्दुल्ला साले जो हैं अफगानिस्तान के अभी पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, और अभी के समय में इन्होंने घोषित किया हुआ है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अफगानिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब अफगानिस्तान के जो संविधान है, उस संविधान में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति छोड़ के चले जाता है तो उस पद पे उपराष्ट्रपति जो है अपने आप राष्ट्रपति के रूप में पदोन्नति तो हो जाते हैं, यानी उपराष्ट्रपति अपने आप राष्ट्रपति बन जाते हैं अगर राष्ट्रपति छोड़ के चले जाते हैं। तो इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो छोड़ के चले गए हैं देश। तो इन्होंने एक लेटर लिखा है यूनाइटेड नेशन को, और इन्होंने कहा है कि पंजशीर का जो एरिया है, पंजशीर के एरिया में तालिबान की मदद कर रहा है ISI इसकी मदद कर रहा है, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी मदद कर रहा है। पाकिस्तान मदद कर रहा है कि पंजशीर के एरिया में कब्जा किया जाए तालिबान की। और अगर ऐसा होता है तो पंजशीर में जो है भयंकर खून कांड की घटना होगी, भयंकर रक्तपात की घटना होगी। तो इसको रोका जाए, ये यूनाइटेड नेशन से इन्होंने कहा है। देखते हैं इसको लेकर के क्या निर्णय यूनाइटेड नेशन लेती है। लेकिन यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस तरह से ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी किस तरह से तालिबान की मदद कर रहा है। और वर्तमान में ISI के प्रमुख जो है अभी अफगानिस्तान के दौरे पे हैं, तालिबान के साथ उसकी मुलाकात हो रही है। दहशत में अफगानिस्तान में बसे उइगर, देखो चीन का एक अच्छा इम्पैक्ट है तालिबान पे। तालिबान चीन का एक अच्छा सपोर्टर है। तो ऐसी कंडीशन में जो उइगर मुसलमान है जो अफगानिस्तान में आके बस गए हैं, और ये उइगर मुसलमान कौन है? ये उइगर मुसलमान वो मुसलमान हैं जो चीन के सिंजियान प्रांत में रहते हैं। चीन के सिंजियान प्रांत में रहते हैं और वहाँ से उत्पीड़ित होकर के ये अफगानिस्तान में आकर बस गया। तो अगर चीन के दबाव में हो सकता है कि इन उइगर मुसलमानों को जो है तालिबान सौंप दे, किसको? चीन को। तो निश्चित तौर पे एक ये चीज़ें होने वाली है, ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें होने वाली है। इसलिए दहशत में है कौन? तो उइगर मुसलमान जो अफगानिस्तान में आकर बसे हैं चीन से। देखो, मैं ये इशू हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि तहरीके तालिबान पाक का क्वेटा में बम हमला, तालिबान सत्ता में काबिज हो गया। अफगान तालिबान जो है पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा सपोर्टर है, अफगान तालिबान का। और चूँकि पाकिस्तान तालिबान जो है, पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा विरोधी है क्योंकि ये पाकिस्तान में आतंकवादी हमला करता है। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है। अफगान तालिबान का मकसद है कि अफगानिस्तान में शरीयत कानून को इम्प्लीमेंट करना, और पाकिस्तान तालिबान का मकसद है कि पाकिस्तान में शरीयत कानून को इम्प्लीमेंट करना। तो मकसद दोनों का सेम ही है और दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो अफगान तालिबान जैसे जैसे मजबूत होगा अफगानिस्तान में, वैसे वैसे पाकिस्तान तालिबान, या इसे तहरीके तालिबान कहा जाता है, ये मजबूत होगा पाकिस्तान में। निश्चित तौर पे इसका सबसे बड़ा खामियाजा तालिबान के सत्ता में काबिज होने का, अफगानिस्तान में काबिज होने का, इसका सबसे बड़ा खामियाजा पाकिस्तान के आम लोगों को उठाना पड़ेगा। ये आप देख लेना, ऐसा होगा। मुद्दा में आज तालिबान सरकार को लेकर के दिया हुआ है, तो मुद्दा एक डेडिकेटेड होता है, मंडे को दिया जाता है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। चलो, इस न्यूज़ को मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। हालांकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। हमें जो है एक वीडियो आज से 3-4 दिन पहले या एक सप्ताह पहले एक वीडियो आया था। एक राइटर हैं, बॉलीवुड के राइटर हैं, जिसका नाम है मनोज मुंतशिर। तो मनोज मुंतशिर यूपी के हैं। इनका एक वीडियो आया था और उस वीडियो में इन्होंने कहा था कि भारत के जो मुसलमान हैं वो अपने हीरो को पहचाने, वो अपने हीरो को पहचाने। हम मुग़ल को हीरो मानते हैं, जबकि मुग़ल वास्तविक तौर पे हीरो नहीं है। हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। तो मुझे भी लगता है कि हमें जो है इतिहास गलत पढ़ाया गया।
आज से कुछ वर्ष पहले एनसीईआरटी की बुक में भगत सिंह के नाम के पहले आतंकवादी था। भगत सिंह के नाम के पहले सोचो, आज से कुछ वर्ष पहले एनसीईआरटी की किताब में भगत सिंह के नाम के पहले आतंकवादी था। आज भी जब आप पढ़ते हो तो लॉर्ड लिखा होता है, जितने भी अंग्रेज होते हैं उसके नाम के आगे लॉर्ड लिखा होता है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। तो जिन्होंने भारत में इतने अत्याचार किए उसके नाम के आगे लॉर्ड आप लिखे रहते हैं। लॉर्ड मतलब भगवान, राइट। तो आज भी हमें ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो गलत है। बिहार की मैं बात करूँ, बिहार में एक स्टेशन है बख्तियारपुर स्टेशन, जो काफ़ी फेमस है। नीतीश कुमार उसके जस्ट बगल के हैं। बख्तियारपुर के बारे में मैं बताऊं, बख्तियारपुर नाम पड़ा है बख्तियार खिलजी के नाम पे। और बख्तियार खिलजी बिहार के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने हमारे देश की जो सबसे अच्छी धरोहर थी, सबसे शानदार धरोहर थी, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, बख्तियार खिलजी वो शख्स थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत इतने वहाँ पे किताब थे कि 6 महीने लगातार किताब जलती रही थी। तो सोचो, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम विश्व स्तर पे आता था उस समय। विश्व के बड़े बड़े विद्वान नालंदा पढ़ने के लिए आते थे। उसे नष्ट करने वाले बख्तियार खिलजी का हम महिमा मंडन आज तक कर रहे हैं। बख्तियारपुर स्टेशन अभी भी है, काफ़ी फेमस है। और पटना का एक क्षेत्र है बख्तियारपुर, काफ़ी फेमस क्षेत्र है। पटना का आगे से एक प्रखंड है बख्तियारपुर, जहाँ के जस्ट बगल से नीतीश कुमार आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे आक्रांता जो रहे हैं उसका महिमा मंडन हम आज भी कर रहे हैं। चलो, इसी तरह से मैं आता हूँ दिल्ली सल्तनत पे। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो मोहम्मद गौरी कौन थे? एक आक्रांता थे, भारत को लूटने के लिए आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? मोहम्मद गौरी के एक गुलाम थे जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो मोहम्मद गौरी आए, चले गए, लेकिन अपने एक गुलाम को छोड़ गए कि तुम यहीं पे रहो, यहीं पे राज करो। तो क्या हम कुतुबुद्दीन ऐबक को या जो गुलाम वंश को क्या भारत का शत्रु नहीं माने? क्या भारत का उसको आक्रांता नहीं माने? राइट। इसी तरह से मुग़ल को देखो, कई सारे जो मुस्लिम मित्र हैं हो सकता है नाखुश हों। मुझे याद है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो पूर्वज हैं मुग़ल हैं और हमने भारत में लाल किला बनाया है, हमने भारत में ताजमहल बनाया। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, पब्लिकली उन्होंने बोला था। सवाल यह है कि मुग़ल अगर भारत के मुसलमानों के अगर पूर्वज हैं तो मुग़ल ने अपने देश में, जहाँ से मुग़ल आते थे मध्य एशिया के देश में, वहाँ पे ताजमहल क्यों नहीं बना? ताजमहल जैसा इमारत वहाँ क्यों नहीं बना? लाल किला जैसा इमारत वहाँ पे क्यों नहीं बना? चूँकि इसको जो बनाने वाले थे वो भारतीय थे। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि भारत के जो मुसलमान हैं, कुछ मुसलमानों को छोड़ दिया जाए तो वो जो है दबे कुचले समुदाय के जो हिंदू थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए। मैक्सिमम वही लोग थे। कुछ मुसलमानों को छोड़ दिया जाए, जैसे जिन्ना जी, पाकिस्तान के निर्माता जो जिन्ना हैं, इनके पूर्वज जो है वो हिंदू थे और हिंदू में भी ब्राह्मण थे ये लोग, राइट। लेकिन बाकी जितने भी मुस्लिम हैं, मैक्सिमम मुस्लिम जो है दबे कुचले वर्गों से आते थे। देखो, मुस्लिम धर्म का जो एक अच्छी चीज़ क्या है कि मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि जो छोटे से छोटे लोग होते हैं या बड़े से बड़े लोग होते हैं, सभी एक जगह जाकर के इबादत करते हैं। ये मुसलमानों की अच्छी बातें हैं। और इससे प्रभावित होकर कई सारे जो माइनॉरिटी के लोग थे, जिस पे उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, SC ST के लोग थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म कन्वर्ट किया था, मुस्लिम धर्म अपनाया था। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। दूसरी तरफ अकबर का हम महिमा मंडन करते हैं। अकबर ने 30,000 लोगों को जो है मार दिया था। तो क्या जो 30,000 लोगों को मारे उसे जिले इलाही कहना चाहिए? अल्लाह का स्वरूप उसे कहना चाहिए कि अल्लाह का प्रतिबिंब आप हैं, उसे ये कहना चाहिए? क्या उसे यह उपाधि मिलना चाहिए? मुग़ल जो है हमारे देश में आए, यह बात सही है कि हमारे देश में ही वो रह गए, यह बात सही है। लेकिन मान लेते हैं कि आपके घर पे अगर कोई आए और आपके घर पे आक्रमण करके आपके घर पे ही रह जाए और आपको गुलाम बना दें, तो क्या आप उसे अच्छा बोलेंगे? निश्चित तौर पर उसे आप अच्छा नहीं बोलेंगे। निश्चित तौर पे आप उसे अच्छा नहीं बोलेंगे। वो आक्रमणकारी है, उसको उसी रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। लेकिन भारत में क्या है कि इतिहास को एक गलत रूप से पढ़ाया गया हमें, और आज हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उस इतिहास को सही किया जाए, उसको सुधारा जाए, उसको ढंग से बताया जाए। जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए, राइट।
सही को सही बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए। तो इसकी डिस्कस किया गया था, मनोज मुत्तसिर ने अपने वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस किया था और उसको लेकर के यहाँ पे एक एडिटोरियल दिया हुआ, बाकी इसको पढ़ लेना। लेकिन मेरा मानना है कि इतिहास को सही ढंग से बताया जाना चाहिए, इतिहास को सही ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट मुझे याद आता है। लॉर्ड मैकाले ने भारत के जो पुराने संस्कृति थे उसको नीचे करने के लिए उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन की किसी भी लाइब्रेरी का जो किताब होगा वो का एक लाइब्रेरी का किताब, किसी एक लाइब्रेरी की किताब पूरे भारत के या पूरे अरब देशों के किताब से अधिक नॉलेज उस लाइब्रेरी की किताब में होगा। तो ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया था। और बाद में क्या किया उन्होंने क्या किया कि भारत की जो पुरानी संस्कृति थी, भारत की जो पुरानी बुक्स वगैरह थी उसको ले जाकर के ब्रिटेन ले गया, वहाँ पर उन्होंने रिसर्च किया। मतलब हमको नीचा दिखा करके उसने हमारी पुरानी संस्कृति पे जाकर के ब्रिटेन में रिसर्च किया। और यही काम कुछ फ्रांस ने भी किया था। फ्रांस में भी संस्कृत शोध संस्थान फ्रांस में है। विश्व का पहला संस्कृति शोध संस्थान जो बना था वो फ्रांस में बना था। चलो ये लंबा टॉपिक है। देखो कल ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ है और ये जो टॉपिक है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पहले भी, और कल के ईपीएफओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था, फिर पूछा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपकी एज होना चाहिए 18 वर्ष से 40 वर्ष। डायरेक्टली कल क्वेश्चन पूछ दिया। 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष अगर आपकी एज है तभी आप अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। आपको 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपये प्रत्येक महीने मासिक पेंशन दिया जाएगा। राइट। देखो ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है। आप सोचो यूपीएससी ने कल इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ। नाफेड करेगा देश भर में कश्मीर के केसर की बिक्री। कश्मीर के केसर को जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था। नाफेड का पंजीकरण मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत किया गया है। कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को प्रोत्साहित करना बेसिकली नाफेड का उद्देश्य है और देश भर में केसर के उत्पादन की बिक्री नाफेड करेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर उत्पाद को लेकर के ये काम करता है। चलिए आज हमारे पास इतना ही था। एक बार इसको देख सकते हैं। सौर मंडल के 9वें ग्रह प्लेनेट एक्स से जल्द उठेगा पर्दा। तो एक बार इसको देख सकते हैं। हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।